Concentrez-toi, leçon 1, deuxième partie. आज हम स्टार्ट करेंगे उन टॉपिक्स को जो पिछली वीडियो में हम कवर नहीं कर पाए। तो बिना किसी देरी के सीधा बढ़ते हैं उन टॉपिक्स की। एंड हम स्टार्ट करेंगे विद द रिवीजन ऑफ एडजेक्टिव्स। क्या होते हैं एडजेक्टिव्स? दे आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एंड हमें बाय नेचर पता ही है कि सारे एडजेक्टिव्स इन फ्रेंच दे अग्री टू द जेंडर एज वेल एज द नंबर ऑफ नाउन। जितने भी हम एडजेक्टिव्स यूज करते हैं वो नाउन के जेंडर और नंबर के हिसाब से अपने आप को बदलते हैं। ये सीखा है हमने, राइट? नोट करिए इस डिफरेंस को। कुछ सेंटेंसेस मैंने लेफ्ट साइड पे इंग्लिश में लिखे और उन्हीं को जब मैंने राइट साइड पे फ्रेंच में करके लिखा तो मैं ये क्या देख रही? इंग्लिश में नाउन कैसा भी हो, एडजेक्टिव मेरा सेम रहा, पर फ्रेंच में नाउन का जेंडर या नंबर बदलते ही एडजेक्टिव भी बदल गया। तो जरा याद करें वो रूल्स जिनसे ये बदलाव आते हैं। हाउ टू मॉडिफाई एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स दो तरह के होते हैं, रेगुलर और इर्रेगुलर। एक एक करके हम उन रूल्स को देखते हैं जो हमें एडजेक्टिव्स को चेंज करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले रेगुलर एडजेक्टिव्स। रेगुलर एडजेक्टिव्स को फेमिनिन बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ उनकी मैस्कुलिन फॉर्म में ई ऐड करते, जैसे इले पिथी बना एले पिथी, इले कुंतो बना एले कुंतो। इसी तरह प्लूरल बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे? एक एस। इले लिद प्लूरल में क्या बनेगा? इल सॉलिड। एले जोली क्या बनेगा? एल सॉ जोली। इजी, राइट? मैस्कुलिन टू फेमिनिन जाने के लिए वी ऐड ई, एंड सिंगुलर टू प्लूरल जाने के लिए रेगुलर एडजेक्टिव्स में वी ऐड एस। नाउ व्हाट अबाउट इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स? इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स में अगर एडजेक्टिव को मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाना है तो इन सारे रूल्स को याद रखना है। रूल नंबर 1, अगर मैस्कुलिन फॉर्म में ऑलरेडी ई है तो फेमिनिन फॉर्म में कोई चेंज नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे इले सैम्पाथिक का फेमिनिन बना एले सैम्पाथिक, एडजेक्टिव हमारा सेम रहा। वो एडजेक्टिव्स जो मैस्कुलिन फॉर्म में एस, एल या एन लेटर्स से खत्म होते हैं उनका फेमिनिन करने के लिए वी डबल these letters and add an e, जैसे इले ग्रो एंडिंग विद एन एस, फेमिनिन में हो गया डबल एस ई, एले ग्रोस। इले gentil फेमिनिन हो गया एले gentil, डबल एल ई। इले bon फेमिनिन हो गया एले bonne, डबल एन। आसान तो है, बस थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो याद भी होने लग जाएंगे ये रूल्स। इसी तरह कोई भी मैस्कुलिन एडजेक्टिव जो एक्स से खत्म होता है सिंगुलर में, उसको फेमिनिन बनाने के लिए एक्स हटाओ, एस ई लगाओ। जैसे इले अर का फेमिनिन क्या बनेगा? एले अरज। ठीक है? एंड लास्ट रूल, जो मैस्कुलिन एडजेक्टिव ईएयू से खत्म होता है उस केस में ईएयू हटाओ, ई डबल एल ई लगाओ। तो इले बो का फेमिनिन बना एले बेल। ठीक है? इसके साथ हमने वो रूल्स रिवाइज कर लिए जो किसी भी मैस्कुलिन सिंगुलर एडजेक्टिव को फेमिनिन सिंगुलर बनाते हैं। प्लूरल करना हो तो क्या? प्लूरल के केस में अगर एडजेक्टिव के एंड में ऑलरेडी एस या एक्स है तो कोई टेंशन ही नहीं, कोई चेंज नहीं करना।
पर अगर EU है एंड में तो प्लूरल फॉर्म में क्या लगेगा? X। बाकी के एडजेक्टिव्स का क्या? बाकी के एडजेक्टिव्स जो इन दो रूल्स की में नहीं आ रहे, उनका प्लूरल बनाने के लिए रेगुलर की तरह सिर्फ एस लगा दो। आसान ही तो है। इतना टेंशन लेते रहते हो मैम एडजेक्टिव्स मुश्किल है मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है अगर सही से प्रैक्टिस करो। मुश्किल चीज तो अब आने वाली है, एक्सेप्शंस। इनको याद कर लेना अच्छे से। इन 3 एडजेक्टिव्स की मैस्कुलिन वोवल फॉर्म और लॉन्ग की सारी फॉर्म्स, स्पेलिंग्स स्पेशली, इनको आपको बस बाय हार्ट याद रखना। ठीक है, चलिए अब इतना कुछ कर लिया है तो एक एक्सरसाइज भी कर लो। जितने रूल्स अभी तक रिवाइज किए उन्हीं रूल्स के बेसिस पे इस एक्सरसाइज को कीजिए। सेंटेंस में देखिए नाउन कौन सा है, आइडेंटिफाई करो उस नाउन को और उस नाउन के जेंडर और नंबर के हिसाब से मॉडिफाई करो अपने एडजेक्टिव। ठीक है, पॉज करो वीडियो, जल्दी से करो ये एक्सरसाइज। रूल्स अगर याद नहीं तो नोट्स या बुक की हेल्प लेके करो एंड जैसे ही हो जाए मेरे आंसर्स के साथ अपने आंसर्स को टैली कर लो, ताकि पता चल जाए कितने अच्छे से समझ पाए हो एडजेक्टिव्स के इस टॉपिक। बट क्या यहाँ पे एडजेक्टिव्स खत्म हो गए? अक्सर ऐसी तो होता है, मैम एक्सरसाइज कराती है टॉपिक खत्म, गई मुसीबत। बट नहीं, एडजेक्टिव लेवल 2 भी तो है। अभी तो हमने सिर्फ मॉडिफाई करना सीखा है एडजेक्टिव को। अगर सेंटेंसेस में प्लेस करने के लिए आ गए तब उनकी पोजीशनिंग भी तो याद रखनी है कि वो नाउन से पहले लिखे जाने हैं या नाउन के बाद। तो चलिए उन रूल्स को भी कर लेते हैं रिवाइज। कौन कौन से एडजेक्टिव आते हैं नाउन से पहले? वो सारे एडजेक्टिव्स व्हिच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस, क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये सब आते हैं नाउन से पहले। और इनको याद रखने का एक एक्रोनिम था, बैग्स। तो वो सारे एडजेक्टिव जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग की ब्यूटी, एज, गुडनेस, गुडनेस में उसकी क्वालिटी और साइज के बारे में बताएं, वो सब आते हैं नाउन से पहले, जैसे कि आप यहां देख सकते हो इन एग्जाम्पल्स। सो इन चारों सेंटेंसेस में क्योंकि कोई ना कोई बैग्स कैटेगरी का एडजेक्टिव था, वो मैंने नाउन से पहले लगाया। बट क्या हमेशा ऐसा होता है? क्या बोल रहे हो मैम? एक चीज याद रखना बेटा, अगर ये बैग्स कैटेगरी के एडजेक्टिव छोटे हैं, ज्यादातर नाउन से छोटे हम देखते हैं, तो ये नाउन के पहले आते हैं। बट अगर ये लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है तो ये नाउन के बाद आएंगे। सीखा था ना हमने ये रूल। एडजेक्टिव्स लाइक adjectives like intelligent, intéressant, souriant, heureux, sérieux, ये सब आते हैं लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स की कैटेगरी। और इन सब लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स को हम लिखते हैं नाउन के बाद। ठीक है बच्चों, तो बैग्स छोटा एडजेक्टिव नाउन से पहले, बैग्स लंबा एडजेक्टिव नाउन के बाद। अब ये समझ गए हो तो ये भी सीख लो कि कैसे करेक्टली प्लेस करने हैं एडजेक्टिव्स। वही IMP, पहले नाउन को आइडेंटिफाई करो सेंटेंस के अंदर, फिर एडजेक्टिव को उसके हिसाब से मॉडिफाई करो, और फिर वो कौन सी कैटेगरी का है, लंबा है या छोटा एडजेक्टिव, उस हिसाब से उसे सेंटेंस में प्लेस कर दो। देखो इस एग्जांपल को, c'est une fille jolie। सो फी है मेरा नाउन, नाउन है फेमिनिन सिंगुलर, तो मेरे ब्रैकेट वाले एडजेक्टिव को भी मैं क्या बनाऊंगी? फेमिनिन सिंगुलर। और जोली क्योंकि है बैग्स शॉर्ट एडजेक्टिव, उसे मैंने कहाँ प्लेस किया? नाउन से पहले। उप्स, यहाँ पे सिट इन जोली फी। तो याद है ना इसका एक्रोनिम हमने किया था, IMP। कभी भी एडजेक्टिव को सेंटेंस में प्लेस करते वक्त
आईएमपी को हमें भूलना नहीं है। ठीक है, चलो ट्राई करो इस एक्सरसाइज को जल्दी से, क्योंकि मैं तो अपने आंसर्स भाई बिना किसी देरी के स्क्रीन पे अब दिखा रही हूँ। देखिए, इधर भी मैंने आईएमपी को ध्यान रखते हुए, और ये भी कि मेरा एडजेक्टिव शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव है या लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव, उस हिसाब से उन्हें सेंटेंसेस में प्लेस किया। अब अक्सर एक कंफ्यूजन और होती है बच्चों, प्लूरल करते हुए। जब आप प्लूरल कर रहे हो बेटा, ये एक रूल याद रखना, जब भी कोई प्लूरल एडजेक्टिव होगा ना, तो उसके साथ आर्टिकल लगेगा डी अपोस्ट्रोफ या डी ई। ठीक है, कभी भी डीईएस हम प्लूरल एडजेक्टिव के साथ यूज नहीं करते। जैसे इस सेंटेंस में सबसे पहले आइडेंटिफाई द नाउन रोब। रोब क्या है? फेमिनिन प्लूरल। स्टेप 2 मॉडिफाई, इसको भी फेमिनिन प्लूरल बनाने के लिए मैंने क्या ऐड किया? एस। अब इसे प्लेस करना है सेंटेंस में, तो ये है शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बैक्स कैटेगरी का, तो ये आएगा नाउन से पहले। तो उस केस में आंसर क्या होना चाहिए? रिया अशत दे बेलरो। बट ये गलत है, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है कि जब भी एडजेक्टिव प्लूरल है उसके साथ डीईएस नहीं आता। क्या आता है? डी अपोस्ट्रोफ या डी। तो इस रूल को बच्चे भूल जाते हैं ऑलमोस्ट ऑलवेज, पर आप तो अच्छे बच्चे हो तो आपको इसे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखिए, जे देजापातमो, ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है? ग्रो। सेम स्टेप्स को फॉलो करूंगी तो आइडियली आंसर ये लिखेंगे बच्चे, जे दे ग्रोंदपातमो। बट आपको तो पता है ये क्यों गलत है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? जे द ग्रोंदपात। ठीक है, तो इस रूल को याद रखिएगा, बाकियों जैसी गलती आप मत कीजिए। चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक एक्सरसाइज करते हैं। तो जिन सेंटेंसेस में अभी आपने एडजेक्टिव्स प्लेस किए, जरा उनको प्लूरल में भी चेंज कर दो। हाँ, प्लूरल में चेंज करते वक्त एक चीज याद रखना, अगर एडजेक्टिव प्लूरल है सिर्फ तभी आर्टिकल डी या डी अपोस्ट्रोफ लगेगा। बट अगर आपका एडजेक्टिव नाउन के बाद आ रहा है, लेट्स से नाउन फिर एडजेक्टिव, तब उस केस में यहाँ डीईएस ही रहेगा। प्लूरल नाउन को कोई प्रॉब्लम नहीं है डीईएस से, प्लूरल एडजेक्टिव्स को प्रॉब्लम होती है उनके साथ डीईएस लगने से। तो चलिए ट्राई करिए इस एक्सरसाइज को एंड टैली करिए अपने आंसर्स को मेरे आंसर्स के साथ। सो देख सकते हैं सिर्फ दो ही जगह ऐसा हुआ जहां मुझे आर्टिकल डीई यूज करना पड़ा, क्योंकि सिर्फ ये दो सेंटेंस ऐसे थे जहां आर्टिकल के तुरंत बाद प्लूरल एडजेक्टिव आ रहा था। तो अब आई होप इस रूल को आप सही ढंग से समझ पाए हो इस एक्सरसाइज को करने के बाद। चलिए आगे बढ़े। एडजेक्टिव्स कमिंग आफ्टर द नाउन। अभी तक तो हमने सिर्फ बैग्स कैटेगरी की बात की थी, शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव बिफोर, लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव आफ्टर। कुछ और एडजेक्टिव्स भी होते हैं जो नाउन के बाद यूज होते हैं, एंड वो एडजेक्टिव्स व्हिच कम इन द कैटेगरी ऑफ कलर, नेशनैलिटी एंड शेप। दे आर ऑल प्लेस्ड आफ्टर द नाउन। सो एक्रोनिम हो गया उनका CNS। कुछ एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पे ये रहे। इस रूल को सही ढंग से याद करने के लिए और समझने के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस एडजेक्टिव को देख के ये फिगर आउट करना है कि क्या ये CNS कैटेगरी का है, कलर, नेशनैलिटी और शेप, और अगर हाँ तो बस इसे नाउन के बाद लगा दो। और इसी चीज को प्रैक्टिस करने के लिए जरा इस एक्सरसाइज को कर लेंगे आप। जल्दी से पॉज करिए वीडियो, करिए इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस। आईएमपी भूलिएगा मत, और उसी के साथ साथ अपने आंसर्स को मेरे आंसर्स से टैली करना भी, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट सही से समझ आया है भी या नहीं। ठीक है, सो देखा आपने,
इतना भी मुश्किल नहीं है पोजिशनिंग ऑफ एडजेक्टिव्स, बस कैटेगरी सही से आइडेंटिफाई कर। तो चलिए एक आखिरी चीज जो हमें इस टॉपिक में करनी, सेंटेंसेस विथ 2 और मोर एडजेक्टिव्स। वो सेंटेंस जहां पर आपको ब्रैकेट में 2 या 2 से ज्यादा एडजेक्टिव मिल जाएं और कहा जाए उन्हें प्लेस करिए। तो वो कैसे करने हैं, इतना भी मुश्किल नहीं है। तो चलिए मेरे साथ साथ एक एग्जाम्पल करिए, सेम आईएमपी को फॉलो करते हुए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट भी करा दूं। देखते हैं। सेंटेंस अगर गिवन है एला यूनफी, ब्रैकेट में हमें एडजेक्टिव दे दिए 1 से ज्यादा, तो डरने की कोई बात नहीं। सबसे पहले नाउन को आइडेंटिफाई करो, जो है फी। फी है फेमिनिन सिंगुलर, तो अब नाउन के हिसाब से एडजेक्टिव को कर दो मॉडिफाई। वो भी हो गए, तो इनकी कैटेगरी जरा आइडेंटिफाई करें। पतित है बैग्स कैटेगरी का एडजेक्टिव, शॉर्ट, तो ये आएगा नाउन से पहले। एंडियन है सीएनएस कैटेगरी का एडजेक्टिव, तो ये आएगा नाउन के बाद। अब जब सब कुछ पता चली गया, प्लेस कर दो इन्हें सेंटेंस के अंदर। तो इसी तरह एडजेक्टिव्स 2, 3, 4 कितने भी आ जाए, सेम रूल को फॉलो करते हुए आप उन्हें सेंटेंसेस में प्लेस करो। प्रैक्टिस के लिए ये एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हो। पॉज करो वीडियो, आराम से टाइम लेके इस एक्सरसाइज को करो ताकि सही ढंग से आपको ये रूल्स समझ आ जाए। एंड जैसे ही हो जाए वापस आओ, मेरे साथ आंसर्स को मैच करो। पहले 4 सेंटेंस के आंसर कुछ इस तरह दिखेंगे और अगले 4 के कुछ इस तरह। जब टैली हो जाए तो हाथ जोड़ो, क्योंकि एडजेक्टिव्स का टॉपिक खत्म। अब हम अपने अगले ग्रामर टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है les adjectifs possessive। है फिर से एडजेक्टिव्स ही, बट इस बार पोजेसिव एडजेक्टिव्स। याद है पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ये वो एडजेक्टिव्स हैं जो नाउन का पोजेशन शो करते हैं, जो बताते हैं कि ये पर्सन, प्लेस और थिंग किसका है या किसकी है। और सभी एडजेक्टिव्स की तरह ये भी नाउन के जेंडर और नंबर के हिसाब से अपना फॉर्म बदलते हैं। तो जरा एक साथ इसकी टेबल रिवाइज करें। सब्जेक्ट है ज, तो पोजेसिव एडजेक्टिव लगता है माय। माय के 3 फॉर्म्स क्या थे, म, मा और मे। सब्जेक्ट है त्यू, पोजेसिव एडजेक्टिव योर, उसके 3 फॉर्म्स क्या है, तो, ता और ते। सब्जेक्ट है इलेल, पोजेसिव एडजेक्टिव हिज, हर या इट्स, तो फ्रेंच में उनके 3 फॉर्म्स क्या है, सॉ, सा और से। और जब हम बात कर रहे थे सारे प्लूरल एडजेक्टिव्स की, आर, योर या देयर, उनके सिर्फ 2 ही फॉर्म्स, नोत्रो नो, नोत्रो वो, ल, लव। तो अगर इस टेबल को ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो तो एक चीज दिखेगी। प्लूरल फॉर्म्स के लिए यानी प्लूरल नाउन्स के लिए एक यूनिक एडजेक्टिव हर केस में, बट सिंगुलर नाउन्स के लिए ऐसा नहीं है। सिंगुलर नाउन्स अगर मैस्कुलिन हो या वोवल से शुरू हो तो ये एडजेक्टिव्स यूज हो सकते हैं, और अगर फेमिनिन हो तो ये। बट अगर आप प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहे हो तो वो कंफ्यूजन भी नहीं। सिंगुलर हो तो ये 3, प्लूरल हो तो ये 3। याद आ गई ना ये टेबल और इसके रूल्स? तो चलिए इसके स्टेप्स भी याद कराओ कि कैसे करेक्ट एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है। तो स्टेप 1, सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को देखो, यानी जो भी आपके पास सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है वो फिगर आउट करो। स्टेप 2, लुक एट द नाउन एंड डिटरमाइन इट्स जेंडर एंड नंबर। जब वो हो गया तो अब ब्लैंक के बाद जो नाउन गिवन है वो देखो कि उसका जेंडर और नंबर क्या है। एंड जब वो भी हो जाए तो चूज द अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव।
एक एग्जाम्पल से समझाओ। वे शे डैश क्रूसिंग। स्टेप 1 सब्जेक्ट क्या है? ज। सो अगर याद करो टेबल, ज के साथ क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? मॉ, मा, मी। अब इनमें से क्या आएगा ये कैसे पता चलेगा? नाउन के जेंडर और नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे। नाउन है कजन, यानी मैस्कुलिन सिंगुलर। तो इन तीनों में से मैस्कुलिन सिंगुलर के साथ कौन सा एडजेक्टिव आता है? तो ये हमने चूज कर लिया अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव और मेरा आंसर ब्लैंक में लिख दिया। तो इसी तरह आप इन रूल्स को फॉलो करके करेक्ट एडजेक्टिव आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट अक्सर एक चीज और होती है जो ध्यान रखनी। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ही ना हो तो इसका मतलब अगर उस सेंटेंस में से या सो हो या फिर कोई सब्जेक्ट प्रोनाउन ही ना हो, सीधा नाउन से शुरू हो रहा हो वो सेंटेंस, तो उस केस में यू आर फ्री टू यूज एनी रो ऑफ एडजेक्टिव। आप कोई भी एडजेक्टिव यूज कर सकते हो, बट नाउन के जेंडर और नंबर को आपको ध्यान रखना। एग्जाम्पल के तौर पे डैश रोमा ए आसिया। अब यहाँ पे ना कोई सब्जेक्ट प्रोनाउन है ना से। अब यहाँ तो कोई सब्जेक्ट प्रोनाउन है ही नहीं, तो यानी मैं कोई भी एडजेक्टिव यूज कर लूं? नहीं। स्टेप 1 भूल जाओ, पर स्टेप 2 पे तो आओ। नाउन को देखो, उसका जेंडर और नंबर आइडेंटिफाई करो। रोमा इज मैस्कुलिन सिंगुलर। तो कौन कौन से एडजेक्टिव होते हैं मैस्कुलिन सिंगुलर? मॉ, तो, सौ, नोत्र, वोत्र, लर। ये 6 एडजेक्टिव यूज हो सकते हैं मैस्कुलिन सिंगुलर के साथ। अब आप यहाँ कौन सा लिखोगे? जो आपका मन करे। इन 6 में से आप कोई भी एडजेक्टिव यहाँ यूज करो, वो करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्या है? जो भी एडजेक्टिव यूज करो वो नाउन के जेंडर और नंबर से मैच होना चाहिए। ठीक है? यही सेम रूल से और ससों वाले सेंटेंसेस पे भी अप्लाई होता है। अब हमने स्टेप्स और रूल्स जब सब सीख ही लिए तो एक्सरसाइज भी कर ही लेते हैं। ये रही एक्सरसाइज आपके सामने। सेम ड्रिल फॉलो कीजिए, वीडियो को करिए पॉज, और जैसे ही आप खुद से आंसर्स लिख ले वापस आइए और मेरे आंसर्स के साथ अपने आंसर्स को जरा टैली कर लीजिए। हाँ, 2 टॉपिक्स डन। आखिरी टॉपिक पे आते हैं। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक ला नेगेशन। सो हमेशा हमें याद रखना है, फ्रेंच में लगता है डबल नेगेटिव, यानी 2 वर्ड्स यूज होते हैं नेगेशन दिखाने के लिए। एक है न, दूसरा है पा। कैसे यूज होते हैं ये? वी पुट न बिफोर द वर्ब एंड पा आफ्टर द। सो स्ट्रक्चर सेंटेंस का कुछ इस तरह से होता है इन नेगेटिव। वी हैव द सब्जेक्ट, वी पुट न, then we have our verb, pa and object. Points to remember. हमेशा we look for the verb in the sentence. न पा हमेशा verb के साथ लगेगा और किसी चीज के साथ नहीं। कभी नाउन के साथ लगा दो या सब्जेक्ट के साथ तो वो पूरा गलत हो जाएगा। We have to always identify the verb first, और verb से पहले न और verb के बाद पा लगा के सेंटेंस को नेगेटिव करना है। स्टेप 2, अगर वो वर्ब वॉवल से शुरू हो तो हमें एन अपोस्ट्रोफ लगाना है। ठीक है? चलिए, इसके अलावा कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। द इनडेफिनेट आर्टिकल्स एन एंड दे चेंज टू डी एंड डी अपोस्ट्रोफ आफ्टर नेगेशन। तो ये चीज तो हमने तब भी रिवाइज करी थी जब हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स कर रहे थे कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज हो जाते हैं इनटू डी या डी अपोस्ट्रोफ, और इन एग्जांपल्स में वो आप अच्छे से देख ही पा रहे होंगे, है ना? बट इसमें एक छोटा सा कैच है। इन द प्रेजेंस ऑफ वर्ब
एत्र, ये आर्टिकल्स चेंज नहीं होते। तो यानी अगर सेंटेंस में एत्र वर्ब है तो उस केस में हम इन इंडेफिनेट आर्टिकल्स को चेंज नहीं करेंगे, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेंगे। जैसे आप देख सकते हो, सेतस्तिलो बना सिनेपास्ती, सुसौदेजामी बना सिनेसोफादेजामी। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले रूल पे बढ़े। The partitive articles also change to de or de apostrophe in negation. अरे मैम आर्टिकल्स कराते टाइम बताया तो था, सेम चीज क्यों रिपीट कर रहे हो? जरूरी है? क्या पता किसी ने वो वीडियो ना देखी, तो एटलीस्ट इसके सहारे याद तो आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, हर एग्जाम्पल में आप देखेंगे कैसे सेंटेंस के नेगेटिव होते ही मैंने पार्टिटिव आर्टिकल को डीई या डी अपोस्ट्रोफ में चेंज कर दिया, है ना। एंड इससे पहले आगे बढ़ो, रिमेंबर both definite and contracted articles, they do not change in negative. डेफिनेट और कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स दोनों ही नेगेटिव सेंटेंसेस में अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं, उन्हें बदलने की कोई जरूरत नहीं है। इन एग्जांपल्स में आप वो अच्छे से देख पाओगे। हो गए रूल्स रिवाइज, बढ़ जाए आगे। तो चलिए करिए ये लास्ट एक्सरसाइज इस लेसन की। इन सेंटेंसेस को आपको नेगेटिव में चेंज करना है उन रूल्स को याद रखते हुए जो मैंने अभी आपको सिखाए। पॉज करिए वीडियो, अटेम्प्ट करिए ये एक्सरसाइज, एंड जैसे ही यू आर डन कम बैक एंड टैली योर आंसर्स विद माइंड। छोटी छोटी गलतियां अक्सर हमारे नंबर कटवाती हैं, तो इन्हीं छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखते हुए एक्सरसाइजेस को अटेम्प्ट करिए एंड कोशिश करिए कम से कम गलती करने की। चलिए एंशांते 1 और 2 के ग्रामर टॉपिक्स एंशांते 3 के पहले लेसन में ही रिवाइज करा, ताकि आगे जाके ये ना बोलो मैम हमें पुरानी चीजें तो याद ही नहीं है। अब इसके बाद जो भी आएगा सब नया आएगा। इस लेसन को हम यही खत्म करते हैं। I'll meet you in the next lesson. Till then, au revoir.